नमस्कार दोस्तों। आज के वीडियो की शुरुआत मैं हजारों साल पुरानी एक छोटी सी एंशियंट स्टोरी से करना चाहता हूं। एक बार एक भूखा भेड़िया नदी किनारे पानी पी रहे एक मेमने को डराने लगा। उसने इल्जाम लगाया कि मेमना पानी गंदा कर रहा है। मेमने ने मासूमियत से कहा, हजूर, आप ऊपर की तरफ हैं और मैं नीचे। पानी आपकी तरफ से मेरी ओर आ रहा है, तो इसे मैं कैसे गंदा कर रहा हूं? भेड़िए ने जवाब दिया, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मुझसे बहस करने की? और भेड़िए ने उस मेमने को खा लिया। सीख साफ है, ताकतवर जानवर हो या इंसान, वो हमेशा कमजोर को दबाने के लिए कोई ना कोई बहाना ढूंढ ही लेता है। इसको मत्स्य न्याय कहते हैं, यानी बड़ी मछली का छोटी मछली को खाना। और ये सदियों से चला आ रहा है। चाहे नेचर हो या देशों के बीच की राजनीति, ताकतवर हमेशा कमजोर पर हावी होने की कोशिश करता है। मैं आपका दोस्त बोल रहा हूं और सीधे दिल से, बिना किसी भारी भरकम जार्गन के आज का वीडियो शुरू करता हूं। आज का वीडियो कोई सिंगल कंट्री या सिंगल लीडर की कहानी नहीं है। आज हम एक पैटर्न की बात करेंगे, एक ऐसा पैटर्न जो पिछले 100 सालों से ग्लोबल पॉलिटिक्स को चला रहा है। आज का विषय है, ट्रंप की वेनेजुएला पॉलिसी को अलग थलग करके मत देखिए, ये पावर पॉलिटिक्स का पुराना खेल है। दोस्तों, अगर आप ये सोचते हैं कि जो वेनेजुएला में हुआ वह कोई नया एक्सपेरिमेंट था, तो रुकिए और सुनिए। अगर आप मानते हैं कि ट्रंप ने कोई अनप्रेसिडेंटेड काम किया, तो थोड़ा पीछे चलिए। और अगर आपको लगता है कि सिर्फ अमेरिका ही ऐसा करता है, तो आज का वीडियो आपके लिए आई ओपनर होने वाला है। दोस्तों, एक सीधा सवाल, क्या बड़ी ताकतों के लिए छोटे देशों की सॉवरेनिटी सच में मायने रखती है, या फिर सॉवरेनिटी यानी संप्रभुता सिर्फ एक वर्ड है जिसे पावरफुल नेशंस अपने कन्वीनियंस के हिसाब से यूज करते हैं? जब रशिया टैंक्स लेकर प्राग मतलब चेकोस्लोवाकिया में घुसा था, और जब चाइना ने तिब्बत को पीसफुली लिबरेटेड कहा, जब अमेरिका ने पनामा में अपने पसंद का लीडर बैठाया, तब भी जस्टिफिकेशन अलग अलग थे, लेकिन गेम वही पुराना था। कंट्रोल, इन्फ्लुएंस, पावर, ये सब चीजें महत्वपूर्ण हो गई। और इसी लॉन्ग चेन का एक चैप्टर है वेनेजुएला प्लस डोनाल्ड ट्रंप। दोस्तों, सिंपल भाषा में समझिए, पावर पॉलिटिक्स का मतलब है जिसके पास ताकत है वही रूल लिखता है। इंटरनेशनल लॉ, ह्यूमन राइट्स, डेमोक्रेसी, ये सब तब तक ठीक है जब तक पावरफुल कंट्री का इंटरेस्ट हर्ट न हो। जैसे ही इंटरेस्ट हर्ट हुआ, रूल्स फ्लेक्सिबल हो जाते हैं, डेफिनेशंस बदल जाती हैं और नैरेटिव्स नए बन जाते हैं। अब ट्रंप और वेनेजुएला की बैकग्राउंड समझिए। अब आते हैं ट्रंप पर। ट्रंप जब सत्ता में आए तो उन्होंने वेनेजुएला को ऐसे नहीं देखा जैसे एक दूर का लैटिन अमेरिकन देश को देखा जा सकता है। उन्होंने उसे देखा कि ऑयल रिजर्व्स के पर्सपेक्टिव से देखा, चाइना रशिया इन्फ्लुएंस के एंगल से देखा, यूएसए के बैकवर्ड डॉक्ट्रिन के कॉन्टेक्स्ट में देखा। और ट्रंप का मैसेज बहुत क्लियर था, वेस्टर्न हेमिस्फीयर में अमेरिका का डोमिनेंस चैलेंज नहीं किया जा सकता। बहुत हद तक वो ठीक भी थे। मादुरो गवर्नमेंट ट्रंप के लिए वो गवर्नमेंट नहीं, वो एक प्रॉब्लम थी। अब ध्यान दीजिए दोस्तों, हर इंटरवेंशन का एक सुंदर सा रैपर होता है। जब हम प्राग, तिब्बत और पनामा की बात करते हैं, तो रशिया बोला था, हम सोशलिस्ट भाईचारे की रक्षा कर रहे हैं। चाइना बोला था, हम तिब्बत को बैकवर्ड फ्यूडल सिस्टम यानी सामंती व्यवस्था यानी अमीरों के राज्य से मुक्त कर रहे हैं। अमेरिका पनामा के बारे में बोला कि हम अपना अधिकार इसलिए जमा रहे हैं क्योंकि हमें उसकी नहर जो हमने बनाई थी उसका प्रभुत्व चाहिए। और अमेरिका बोला, वी आर रेस्टोरिंग डेमोक्रेसी इन वेनेजुएला। दोस्तों, वर्ड्स बदलते रहते हैं लेकिन कंट्रोल वही रहता है। ट्रंप एडमिनिस्ट्रेशन ने क्या किया? पहले उन्होंने इकोनॉमिक सैंक्शंस लगा दिए, दूसरा ऑयल एक्सपोर्ट्स पर प्रेशर डाला, तीसरा ऑपोजिशन लीडर जॉन ग्वाइडो को लेजिटिमेट प्रेसिडेंट डिक्लेयर करने का प्लान किया, और चौथा मिलिट्री ऑप्शन की खुली धमकी दी। अब सवाल यह नहीं है कि मादुरो सही था या गलत, सवाल यह है, क्या किसी बाहरी पावर को यह राइट है कि वो डिसाइड करे कौन प्रेसिडेंट होगा उस कंट्री का? अब हिस्टोरिकल पैरेलल नंबर 1 देखते हैं, रशिया इन चेकोस्लोवाकिया 1968। अब थोड़ा पीछे चलते हैं, 1968 प्राग स्प्रिंग। चेकोस्लोवाकिया में लोग चाहते थे ज्यादा फ्रीडम मिले, सोवियत कंट्रोल कम हो जाए, सोशलिज्म विद ह्यूमन फेस हो। लेकिन मॉस्को को लगा, अगर एक कंट्री कंट्रोल से बाहर गई तो बाकी भी कंट्रीज कंट्रोल से बाहर हो जाएंगी। रिजल्ट, सोवियत टैंक्स एंटर्ड प्राग। जस्टिफिकेशन क्या दिया गया? काउंटर रेवोल्यूशनरी फोर्सेस से सोशलिज्म को बचाना है।
दोस्तों, क्या यह फेमिलियर नहीं लगता? हिस्टोरिकल पैरेलल नंबर 2, चाइना एंड तिब्बत। अब आते हैं तिब्बत पर। 1950 में, 1950s में चाइना बोला तिब्बत हमेशा से चाइना का हिस्सा रहा है। ऑफिशियल रीजन दिया गया, हमारी उससे यूनिटी होगी, तिब्बत को सिक्योरिटी मिलेगी और तिब्बत में डेवलपमेंट होगी। लेकिन रियलिटी क्या थी? स्ट्रेटेजिक कंट्रोल करना था, कल्चरल एसिमुलेशन करना था चाइना, मेन चाइना के साथ मिलिट्री डेप्थ रखनी थी। चाइना ने तिब्बत को लिबरेट हो गया ये कहा, अमेरिका ने पनामा को स्टेबलाइज किया, रशिया ने प्राग को प्रोटेक्ट किया। लैंग्वेज अलग अलग है लेकिन लॉजिक वही है। हिस्टोरिकल पैरेलल नंबर 3, यूएसए एंड पनामा। दोस्तों, 1989 में ऑपरेशन इस जिसका नाम था जस्ट कॉज, अमेरिका ने बोला वी आर रिमूविंग ए डिक्टेटर। रिजल्ट, हजारों लोग मर गए, इंफ्रास्ट्रक्चर डिस्ट्रॉय हो गई, प्रो यूएस गवर्नमेंट एस्टेब्लिश हो गई। क्या इंटरनेशनल लॉ पूछा गया? क्या यूनाइटेड नेशन अप्रूवल दिया गया? और नहीं, कौन बॉदर करता है? क्यों? क्योंकि पावरफुल नेशंस रेयरली आस्क, वो तो सिंपली एक्ट करती है। अब सबसे इंपॉर्टेंट सवाल, क्या ट्रंप ने कुछ नया किया? नहीं दोस्तों, ट्रंप ने बस यही किया कि उन्होंने पुराने गेम को ओपनली खेला। प्रीवियस प्रेसिडेंट्स पोलाइट लैंग्वेज में बात करते थे, घुमा फिरा के बात करते थे, ट्रंप ब्लंट थे, लेकिन स्ट्रेटेजी सेम ओल्ड प्लेबुक। ग्लोबल पॉलिटिक्स का डार्क ट्रुथ देखते हैं। दोस्तों, ये सुनना कड़वा है लेकिन सच है। ग्लोबल सिस्टम बराबर नहीं है। स्मॉल कंट्रीज हैव मोरालिटी, बिग कंट्रीज हैव इंटरेस्ट। जब इंटरेस्ट क्लैश होता है तो मोरालिटी अपने आप पीछे हट जाती है। अब मैं आपसे डायरेक्ट सवाल पूछता हूं, अगर कल कोई सुपर पावर बोले हम आपके देश में डेमोक्रेसी सुधारने आ रहे हैं, तो क्या आप खुश होंगे या आप डरेंगे? चलिए एक और लेयर समझते हैं। मीडिया प्लेज ए मैसिव रोल। मीडिया का नैरेटिव क्या था? वेनेजुएला के बारे में था, फेल्ड स्टेट था। तिब्बत के बारे में इंटरनल मैटर था भैया चाइना का। चेकोस्लोवाकिया के बारे में मीडिया बोला यह सोवियत नेसेसिटी थी। नैरेटिव वही जीतता है दोस्तों जिसके पास लाउड स्पीकर बड़ा होता है। आप सोच रहे होंगे ये सब जियो पॉलिटिक्स है, हमें क्या? दोस्तों, आज वेनेजुएला है, कल कोई और होगा, और परसों शायद कोई ऐसा कंट्री जो आपसे जुड़ा हो। तो दोस्तों, कंक्लूजन सिंपल है, ट्रंप अकेले नहीं थे, वेनेजुएला आइसोलेटेड केस नहीं है। हिस्ट्री खुद को रिपीट करती है। जब तक पावर एग्जिस्ट करेगी, इंटरवेंशन एग्जिस्ट करेगा। दोस्तों, हमने ये साफ समझ लिया कि ट्रंप हो या पुतिन हो या चाइना की लीडरशिप, कोई भी लीडर वैक्यूम में काम नहीं करता। सब एक पुराने ग्लोबल पावर सिस्टम का हिस्सा है। अब एक और बड़ा सवाल उठता है, अगर दुनिया में इंटरनेशनल लॉ है, अगर यूनाइटेड नेशंस है, अगर ह्यूमन राइट्स हैं, तो फिर ये इंटरवेंशंस बार बार कैसे हो जाते हैं? यहीं से असली कहानी शुरू होती है। फ्रेंड्स, इंटरनेशनल लॉ सुनने में बहुत पावरफुल लगता है, सॉवरेनिटी का सम्मान, बॉर्डर्स की पवित्रता, नॉन इंटरवेंशन प्रिंसिपल्स। लेकिन जरा ध्यान से सुनिए, इंटरनेशनल लॉ के पास कोई अपनी पुलिस नहीं है, कोई अपनी आर्मी नहीं है, यानी लॉ है लेकिन एनफोर्समेंट नहीं है। अब आते हैं यूनाइटेड नेशंस पर। यूनाइटेड नेशंस जब बना तो उसका सपना बहुत सुंदर था, आज से कोई लड़ाई नहीं होगी, इक्वल वॉइस टू ऑल नेशंस, पीसफुल रेजोल्यूशन ऑफ डिस्प्यूट्स। लेकिन रियलिटी क्या थी? सिक्योरिटी काउंसिल के 5 परमानेंट मेंबर्स यानी कि यूएसए, रशिया, चाइना, यूके और फ्रांस, इन पांचों के पास क्या हथियार है? वो है वीटो पावर। यानी अगर इनको कोई एक्शन क्वेश्चनेबल लगता है तो वही उसे ब्लॉक भी कर सकते हैं। दोस्तों, ये डेमोक्रेसी नहीं है, ये ग्लोबल एरिस्टोक्रेसी है। अब वेनेजुएला पर वापस आते हैं। जब ट्रंप एडमिनिस्ट्रेशन ने सैंक्शंस लगाए, रिजाइन चेंज की खुली धमकी दी, मिलिट्री इंटरवेंशन की धमकी दी, तो यूएन क्या कर पाया? भाई खूब डिबेट्स हुई, स्टेटमेंट्स बोली गई, कंसर्न दिखाया गया कि बहुत बुरा हुआ, ऐसा नहीं होना चाहिए था, बड़ी मछली को छोटी मछली को नहीं खाना चाहिए, वगैरह वगैरह। लेकिन एक्शन शून्य बड़ा सन्नाटा, यानी जीरो। क्यों? क्योंकि यूएसए खुद वीटो पावर कर सकता है। दोस्तों, अब सिलेक्टिव मोरालिटी का खेल देखते हैं। एक अनकंफर्टेबल ट्रुथ सुनिए, जब रशिया यूक्रेन में घुसा तो वेस्टर्न मीडिया बोला वायलेशन ऑफ सोवरेनिटी है ये। जब चाइना तिब्बत जिन में टाइट कंट्रोल रखता है तो बोला जाता है ये इंटरनल मैटर है भाई। जब अमेरिका लैटिन अमेरिका में हस्तक्षेप करता है तो बोला जाता है हम तो डेमोक्रेसी को प्रमोट कर रहे हैं। मोरालिटी वही होती है दोस्तों जो इंटरेस्ट को सूट करे। अब जरा छोटे देशों की हालत समझिए। स्मॉल नेशंस के पास 3 ऑप्शंस होते हैं। पहला, अलाइन विद ए बिग पावर। दूसरा, रिमेन न्यूट्रल, और ये रिस्की होता है न्यूट्रल रहना। तीसरा, रजिस्ट, पर ये कॉस्टली है, शायद बेवकूफी है। वेनेजुएला ने रजिस्ट किया, चेकोस्लोवाकिया ने रजिस्ट किया, तिब्बत ने रजिस्ट किया, और हिस्ट्री बताती है
रेजिस्टेंस की कीमत बहुत भारी होती है। दोस्तों, आज वार सिर्फ टैंक और बॉम्ब से नहीं होती। आज का सबसे डेंजरस हथियार है सैंक्शंस, करेंसी कोलैप्स, इन्फ्लेशन, मेडिसिन शॉर्टेज, फूड क्राइसिस, और फिर कहा जाता है देखो ये सरकार फेल हो गई थी। वेनेजुएला इसका टेक्स्ट बुक एग्जाम्पल है। जनता तो भुगतने के लिए ही पैदा होती है। एलीट अमीर बच जाते हैं। एक और बिटर ट्रुथ, सैंक्शन से कौन सफर करता है? आम जनता, गरीब, बच्चे, कमजोर। लेकिन रूलिंग एलीट वे सर्वाइव कर जाते हैं। फिर भी नैरेटिव यही चलता है, प्रेशर इज नेसेसरी। पर दोस्तों, नेसेसरी फॉर होम, किसके लिए? अब ट्रंप को समझिए। ट्रंप ने कम से कम ये ड्रामा नहीं किया कि हम बहुत एथिकल हैं। उन्होंने साफ कहा, अरे भाई अमेरिका फर्स्ट, ये हमारी पॉलिसी है, इसको हम हमेशा लागू करते रहेंगे। उन्होंने वो बातें ओपनली बोली जो पहले लीडर्स प्राइवेटली करते थे। इसलिए ट्रंप कंट्रोवर्शियल बन गए, लेकिन सिस्टम वही रहा। दोस्तों, अब बड़ी पिक्चर देखिए। रशिया का ईस्टर्न यूरोप, चाइना का एशिया, यूएसए का लैटिन अमेरिका और मिडिल ईस्ट, हर पावर का एक स्फीयर ऑफ इन्फ्लुएंस है। और जो कंट्री उस स्फीयर से बाहर जाने की कोशिश करता है, वहीं कॉन्फ्लिक्ट शुरू हो जाता है। अब मैं ऑडियंस से सीधा सवाल पूछता हूँ, अगर अब मैं आपसे एक वो ये पूछूं कि किसी छोटे देश के सिटीजन आप होते हैं, तो दो सुपर पावर्स आप पर टग ऑफ वार खेल रही होती, तो क्या आप फ्री होते या बस एक पॉन होते? दोस्तों, डेमोक्रेसी कोई प्रोडक्ट नहीं है जिसे जहाज में भरकर एक्सपोर्ट किया जाए। डेमोक्रेसी ऑर्गेनिकली ग्रो करती है, फोर्स से नहीं आती। हिस्ट्री इसका प्रूफ है। इराक, लीबिया, अफगानिस्तान, रिजल्ट क्या रहा? क्योस, महाक्योस हुआ। वेनेजुएला सिर्फ एक कंट्री नहीं है, वह एक वार्निंग है कि जब जियोपॉलिटिक्स खेला जाता है तो मोरालिटी साइड लाइन्स में बैठ जाती है। दोस्तों, तो एक सवाल अब आपके दिमाग में जरूर घूम रहा होगा, क्या दुनिया हमेशा ऐसी ही रहेगी? क्या बड़े देश हमेशा छोटे देशों को दबाते रहेंगे? क्या कोई एस्केप राउट है? आज हम रोना नहीं रोएंगे, बल्कि रियलिटी से टकराकर सॉल्यूशंस और लेसन्स की बात करेंगे। सबसे पहले कड़वी सच्चाई स्वीकार करते हैं। दोस्तों, पहली बात बहुत साफ साफ सुन लीजिए, परफेक्ट ग्लोबल जस्टिस नाम की कोई चीज एग्जिस्ट नहीं करती। इंटरनेशनल सिस्टम मॉरल नहीं, इंटरेस्ट बेस्ड है। जो देश ये इल्यूजन पालते हैं कि लॉ हमें बचा लेगा या यूनाइटेड नेशंस हमारी रक्षा करेगा, हिस्ट्री उन्हें बहुत बेरहमी से जगाती है। तो सवाल बदलना पड़ेगा। गलत सवाल यह है, क्या सुपर पावर्स गलत है? लेकिन सही सवाल तो यह है कि छोटे देश स्मार्ट कैसे बने। सर्वाइवल का गेम मोरालिटी से नहीं, स्ट्रेटेजी से जीता जाता है। स्मॉल नेशंस के सर्वाइवल के 5 गोल्डन रूल्स हैं। अब ध्यान से सुनिए दोस्तों, ये थ्योरी नहीं, हिस्ट्री से निकला फॉर्मूला है। जो देश पूरी तरह एक पावर के कैंप में चला जाता है, वह होस्टेज बन जाता है। उदाहरण देखिए, कोल्ड वार में कुछ देशों ने यूएसए को पकड़ा, कुछ ने यूएसएसआर को, और जो बीच में फंसे वो ज्यादातर पिस गए। स्मार्ट कंट्रीज क्या करती हैं? वो मल्टीपल अलाइनमेंट्स करती हैं। चाइना से ट्रेड, यूएसए से टेक्नोलॉजी, रशिया से एनर्जी, यूरोप से डिप्लोमेसी, सबसे दोस्ती, किसी से गुलामी नहीं। इकोनॉमी इज इक्वल टू असली रक्षा कवच है। दोस्तों, आज की दुनिया में सबसे बड़ी आर्मी नहीं, सबसे बड़ी इकोनॉमी सुरक्षा देती है। जापान के पास न्यूक्लियर वेपन नहीं है, फिर भी कोई उस पर अटैक नहीं करता। क्यों? क्योंकि ग्लोबल इकोनॉमी उससे जुड़ी हुई है। वेनेजुएला की सबसे बड़ी कमजोरी क्या थी? ओवर डिपेंडेंस ऑन ऑयल और वीक डाइवर्सिफाइड इकोनॉमी। अब सबसे इग्नोर्ड लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है, जब देश अंदर से डिवाइडेड होता है तो कभी बाहर की ताकतें उसमें घुसती हैं। पॉलिटिकल पोलराइजेशन होता है, एथनिक डिवीजन होता है, इकोनॉमिक इनइक्वालिटी होती है। फॉरेन पावर्स इन्हीं क्रैक से एंट्री लेती हैं। स्ट्रॉन्ग नेशंस बाहर से नहीं टूटते, अंदर से टूटते हैं। दोस्तों, याद है वो कहावत कि किले के दरवाजे हमेशा अंदर से खुलते हैं। आज वार सिर्फ बॉर्डर्स पर नहीं होती, ये ट्विटर, यूट्यूब, मीडिया, थिंक टैंक्स, इन पर भी होती है। अगर आप अपनी कहानी खुद नहीं बताएंगे तो कोई और आपके लिए कहानी लिख देगा, वो शायद ठीक होगी या गलत होगी। वेनेजुएला में क्या हुआ? गवर्नमेंट की गलतियां रियल थी, लेकिन नैरेटिव पूरी तरह हाईजैक कर लिया गया। स्टोरी वही जीता जिसके पास माइक्रोफोन बड़ा था। दोस्तों, स्मॉल कंट्री को सुपर पावर नहीं बनना चाहिए, लेकिन इतना स्ट्रांग जरूर होना चाहिए कि अटैक की कॉस्ट बहुत ज्यादा हो जाए। कोई भी अटैक करे उस कंट्री पर तो अटैकिंग कंट्री को बहुत ही कॉस्ट देनी पड़े उसकी। एग्जाम्पल लेते हैं, जैसे वियतनाम छोटा था, अफगानिस्तान गरीब था, लेकिन कॉस्ट इतनी हाई हुई कि सुपर पावर्स को पीछे हटना पड़ा। अब बात करते हैं अपने प्यारे महान देश भारत की। दोस्तों, इंडिया लकी भी है और वल्नरेबल भी है। लकी इसलिए कि लार्ज पॉपुलेशन है, बिग मार्केट है, स्ट्रेटेजिक लोकेशन भी है। वल्नरेबल इसलिए कि बॉर्डर इश्यूज हैं, इंटरनल डाइवर्सिटी है, एक्सटर्नल प्रेशर है।
इंडिया को वेनेजुएला, यूक्रेन, तिब्बत तीनों से सीख लेनी होगी। इंडिया की सबसे बड़ी स्ट्रेंथ स्ट्रेटेजिक ऑटोनॉमी है। इंडिया ना पूरी तरह यूएसए कैंप में है, ना चाइना कैंप में, ना रशिया कैंप में। और यही बात कई लोगों को चुभती है। इंडिया का मैसेज क्लियर है, हम अपने नेशनल इंटरेस्ट के हिसाब से चलेंगे। इंडिया को किन गलतियों से बचना होगा, ये सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है। सबसे पहले एक्सट्रीम आइडियोलॉजिकल पोलराइजेशन से बचना होगा। इकोनॉमिक कॉम्प्लेसेंसी, मीडिया मैनिपुलेशन, इंटरनल डिवीजन पॉलिटिक्स, इन सब से बचना होगा। हिस्ट्री साफ है, जो देश खुद अपने घर में लड़ते हैं उनके घर में बाहर वाले घुसते हैं। अब सबसे बड़ा सवाल, क्या ये अनफेयर ग्लोबल सिस्टम कभी बदलेगा? ऑनेस्ट आंसर, शॉर्ट टर्म में नहीं, लॉन्ग टर्म में वेल शायद नहीं। क्योंकि पावर शिफ्ट हो रही है, एशिया राइज कर रहा है, वेस्ट की डोमिनेंस रिलेटिवली कम हो रही है, टेक्नोलॉजी पावर रीडिस्ट्रीब्यूट कर रही है। लेकिन एक बात तय है, पावर वैक्यूम कभी नहीं रहता, ये हमेशा फिल होता रहता है। अब वापस ट्रंप पर आते हैं। ट्रंप विलेन नहीं थे और ना ही हीरो थे, वह बस एक चैप्टर थे उस किताब का जिसका नाम है ग्रेट पावर पॉलिटिक्स। अगर ट्रंप नहीं होते तो कोई और होता, सिस्टम तो वही रहता। दोस्तों, अगर आप इस वीडियो से सिर्फ एक बात याद रखें कि देश इमोशन से नहीं चलते, इंटरेस्ट से चलते हैं, और जो नेशन इंटरेस्ट प्लस विजडम प्लस यूनिटी कंबाइन कर ले वह सर्वाइव भी करता है और रिस्पेक्ट भी पाता है। दोस्तों, समरी साफ है, ट्रंप का वेनेजुएला मूव कोई एक्सीडेंट नहीं। ग्लोबल पॉलिटिक्स मोरालिटी पर नहीं चलती। स्मॉल नेशंस को स्मार्ट बनना होगा। इंडिया को अलर्ट, यूनाइटेड और स्ट्रेटेजिक रहना होगा। मैं आपको डराने नहीं आया, मैं आपको जगाने आया हूं, क्योंकि जागरूक नागरिक ही स्ट्रांग नेशन बनाते हैं। अब दोस्तों, आखिर में कमेंट में जरूर लिखें कि मैं अपनी वीडियो की क्वालिटी कैसे अच्छी कर सकता हूं, और यह भी कि क्या इंडिया को न्यूट्रल रहना चाहिए या रशिया या अमेरिका के गुट में शामिल हो जाना चाहिए। और हाँ दोस्तों, अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो कृपया इस वीडियो को लाइक जरूर कर दें और कमेंट भी देना नहीं भूलें। अपने दोस्तों और नजदीकियों को फॉरवर्ड भी कर दें। आपसे एक हम्बल रिक्वेस्ट है फ्रेंड्स, अगर अभी तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो इसे प्लीज अभी सब्सक्राइब कर दें। हमें आपके सपोर्ट की बहुत जरूरत है। मुझे सुनने के लिए मैं आपका आभारी हूं। आपका दिन शुभ हो। इस प्रार्थना के साथ दोस्तों आपसे विदा लेता हूं। नमस्कार।